कहानी की शुरुआत में हमें एक रेगिस्तानी इलाका दिखाया जाता है जहां तेज धूप में कुछ लड़के गड्ढे खोद रहे होते हैं। ये सभी लड़के यहां अपनी सजा काट रहे होते हैं क्योंकि इन्हें इस जगह बनी एक जेल में रखा गया है। इस रेगिस्तान में दूर दूर तक पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है और जेल से आज तक कोई भी जिंदा भाग नहीं पाया है क्योंकि इस जेल की सिक्योरिटी बहुत खतरनाक है। अचानक वहाँ पर एक राइटलेस स्नेक यानी जहरीला सांप आ जाता है। एक लड़का जो अब और काम नहीं कर सकता था वह अपने जूते उतारता है और सांप को छूने का फैसला करता है। तब सांप उसे काट लेता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इसी समय शहर में स्टैनली सड़क पर चल रहा होता है। तभी अचानक जूतों का एक जोड़ा उसके सिर पर गिरता है और वह नीचे गिर जाता है। वे उन जूतों को सूंघता है तो उनमें से बहुत बदबू आ रही होती है। तभी वो सोचता है कि वो उन जूतों को अपने घर लेकर जाएगा क्योंकि उसके पिता बदबूदार पैरों का इलाज बनाने पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन उसी समय पुलिस उसे घेर लेती है। ये जूते एक मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी के होते हैं और ये एक चैरिटी प्रोग्राम से चोरी हुए थे, इसलिए अब पुलिस को शक होता है कि ये काम स्टैनली ने ही किया है। पुलिस उसे उसके माता पिता के पास ले जाती है और वहाँ कुछ अजीब चीजें देखती है। उसके पिता के कमरे में बहुत सारे जूते पड़े होते हैं और स्टैनली की दीवार पर उस बेसबॉल स्टार के पोस्टर लगे होते हैं। इसे सबूत मानकर पुलिस फैसला करती है कि वह स्टैनली को अपने साथ ले जाएगी। स्टैनली को कोर्ट ले जाया जाता है जहाँ उसे दो रास्ते दिए जाते हैं, या तो जेल जाओ या फिर 18 महीने कैंप ग्रीन लेक में रहो। स्टैनली कैंप चुन लेता है और सफर के दौरान वह सोचने लगता है कि क्या यह सब उसके परिवार के श्राप की वजह से हो रहा है। बस गड्ढों से भरे एक बड़े रेगिस्तान से होकर गुजरती है। तभी एक पल के लिए स्टैनली को लगता है कि उसने एक व्यापारी को उसके खच्चर के साथ देखा है, लेकिन यह सिर्फ उसका भ्रम ही था। आखिर में सफर खत्म होने पर वह एक छोटे से टाउन में पहुंचता है जहां जेल की यूनिफॉर्म पहने बहुत सारे लड़के होते हैं। स्टैनली की मुलाकात वार्डन के राइट हैंड मिस्टर सर से होती है। मिस्टर सर को स्टैनली का नाम थोड़ा अजीब लगता है। लड़का बताता है कि उसके परिवार का सरनेम यनोट्स है और उनके परिवार में बेटे का नाम स्टैनली रखना एक परंपरा बन चुका है। लेकिन मिस्टर सर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह स्टैनली को कैंप के नियम बताने लगते हैं। इस कैंप में न कोई निगरानी टावर है और न ही कोई बाड़, क्योंकि चारों तरफ सैकड़ों मील तक सिर्फ रेगिस्तान है और पानी का एक भी सोर्स नहीं है, इसलिए यहाँ से भागने की हिम्मत कोई नहीं करता। स्टैनली को सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और एक फावड़ा दिया जाता है। उसे हर दिन इसी फावड़े से गड्ढे खोदने होंगे। उसे रोज एक 5 टन गहरा गड्ढा खोदना होगा और उसे अपने फावड़े से नापना होगा। अगर उसे खोदने में ज्यादा समय लगेगा तो उसे उतनी देर धूप में रहना पड़ेगा। उसे राइटलेस स्नेक और पीले धब्बों वाली छिपकलियों से भी बचकर रहना होगा क्योंकि वे उसे मार सकते हैं। स्टैनली कैंप के काउंसलर डॉक्टर पेंस्की से मिलता है। वह उसे कैंप घुमाते हैं और बताते हैं कि पहला नियम है वार्डन को परेशान नहीं करना। पेंस्की बाकी लड़कों से कहते हैं कि वे स्टैनली को उस जगह ले जाएं जहां वह सोएगा। वहां बिस्तरों पर मरे हुए बच्चे की उल्टी के दाग होते हैं। डॉक्टर लड़कों को उनके असली नाम से बुलाते हैं, लेकिन लड़के एक दूसरे को सिर्फ उपनाम से ही बुलाते हैं। उन्होंने यहाँ सबसे छोटे लड़के को रखा है जिसका नाम जीरो है। उसे जीरो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह कभी बात नहीं करता। बाद में स्टैनली पूछता है कि वह अपनी कैंटीन कहाँ भर सकता है, लेकिन जब वह एक लड़के का असली नाम लेता है तो वह लड़का उसे धक्का देता है और उसे याद दिलाता है कि यहाँ उपनाम ही इस्तेमाल करने होते हैं। फिर स्टैनली रात का खाना खाता है जो अलग अलग तरीके से बनी हुई बीन्स होती है। एक्सरे उसका थोड़ा खाना चुरा लेता है। वह कहता है कि उसे इसका ज्यादा हक है क्योंकि स्टैनली ने आज खुदाई नहीं की है। लड़के स्टैनली से पूछते हैं कि उसे यहाँ क्यों भेजा गया है। जब वह कहता है कि उसने मशहूर जूते चुराए हैं तो जीरो सबको चौंका देता है। वह उससे पूछता है कि क्या उन जूतों पर सितारे थे। जब स्टैनली हाँ कहता है तो उसे मुकदमे का एक हिस्सा याद आता है। उसमें बेसबॉल स्टार ने बताया था कि वह एक अनाथालय में बड़ा हुआ था, इसी वजह से उसने दान दिया था। फिर वह स्टैनली को नकली फैन कहता है। देर रात स्टैनली को नींद नहीं आती। उसे अपने दादाजी की बात याद आती है कि उनका परिवार श्रापित है। इसी वजह से स्टैनली तृतीय कभी सफल नहीं हुआ। यहाँ तक कि स्टैनली प्रथम भी बदकिस्मत था। उसने शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमाया था, लेकिन एक बदनाम अपराधी ने उसे मार डाला। उसका नाम किसिंग के था। उसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि वह अपने शिकारों को मारने के बाद उन्हें चूमती थी, जिससे उनके चेहरे पर चमकीली लिपस्टिक के निशान रह जाते थे। लेकिन उसने स्टैनली को नहीं चूमा। उसने सिर्फ उसका खजाना लिया और उसे रेगिस्तान में अकेला छोड़ दिया। अगली सुबह लड़के अंधेरे में ही उठ जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं। सबको नाश्ते में एक टॉर्टिला और एक फावड़ा मिलता है, लेकिन जब स्टैनली एक फावड़ा उठाता है तो एक्सरे उसे धक्का देता है और फावड़ा छीन लेता है। पता चलता है कि एक्सरे का फावड़ा छोटा है और जब वे खुदाई की जगह पहुंचते हैं तो वह किसी और को उसका इस्तेमाल नहीं करने देता। मिस्टर सर स्टैनली को बताते हैं कि अगर खुदाई करते समय उसे कुछ भी दिलचस्प मिलता है तो उसे इसकी खबर देनी होगी और अगर वार्डन को वह चीज पसंद आती है तो उसे छुट्टी मिल जाएगी। हालांकि मिस्टर सर कहते हैं कि वे किसी खास चीज के लिए खुदाई नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ चरित्र बनाने के लिए है। सभी लड़के काम शुरू कर देते हैं। जब वे मिट्टी फेंकते हैं तो कभी कभी वह दूसरे गड्ढे में गिर जाती है। स्टैनली उन्हें सावधान रहने के लिए कहता है, लेकिन लड़के उस पर हंसते हैं। अपने गड्ढे पर काम करते हुए स्टैनली फिर से श्राप के बारे में सोचता है। उसका एक पुरखा एलिया था। वह एक स्वर फार्म में काम करता था और उसे मालिक की बेटी मायरा से प्यार हो गया
था। वह यह जानने के लिए स्थानीय ज्योतिषी मैडम जेरॉन के पास गया था कि लड़की का दिल कैसे जीता जाए, लेकिन जेरॉन ने उसे कहा कि वह उस लड़की को भूल जाए और अमेरिका जाकर अपने भाग्य से मिले। एलिया ने हार नहीं मानी और अपने बॉस से मायरा से शादी करने की बात की, लेकिन एक और आदमी भी था जो दहेज में एक बहुत बड़ा सुअर देने की बात कर रहा था। इस वजह से एलिया को मना कर दिया गया। फिर वह दोबारा जेरॉन के पास गया। जेरॉन को उस पर दया आ गई और उसने उसे एक तरकीब बताई। एलिया को एक छोटे सुअर के बच्चे को पहाड़ पर ले जाना था। हर दिन उसे झरने का पानी पिलाना था। एलिया उसके लिए एक धुन गाता था। ऐसा करते करते एलिया बड़ा होता गया और सुअर भी बड़ा होता गया। जब वह बहुत बड़ा हो गया तो उसे सबसे अच्छे जानवर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। सुअर देने के बाद एलिया को वापस आना था और जेरॉन को पहाड़ पर लेकर जाना था ताकि वह भी झरने का पानी पी सके। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उस पर और उसके पूरे परिवार पर श्राप पड़ जाता। एलिया ने कई दिनों तक यही काम किया जब तक सुअर बहुत बड़ा नहीं हो गया। फिर वह उसे अपने बॉस के पास ले गया, लेकिन दोनों सुअर एक ही आकार के निकले। तब बॉस ने मायरा से कहा कि वह खुद चुन ले कि वह किससे शादी करेगी। मायरा फैसला नहीं कर पाई, इसलिए उसने एक अनुमान लगाने वाला खेल खेलने का फैसला किया। लेकिन एलिया उसके इस बदले हुए रवैये से बहुत नाराज हो गया, इसलिए उसने अमेरिका जाने का फैसला कर लिया जैसा जेरॉन ने पहले कहा था। लेकिन जाने से पहले वह जेरॉन को पहाड़ पर ले जाना भूल गया। इस वजह से जेरॉन ने उसके पूरे परिवार को श्राप दे दिया। अब कहानी फिर से वर्तमान में आती है। मिस्टर सर अपनी ट्रक से गड्ढों के पास रुकते हैं ताकि लड़के अपनी कैंटीन में पानी भर सकें। वह स्टैनली को चिढ़ाते हैं क्योंकि उसके हाथों में पहली बार छाले पड़ गए हैं। सबसे पहले काम खत्म करने वाला जीरो होता है। वह बहुत तेज खोदता है और बाकी लड़के सोचते हैं कि शायद वह रेत खाता है। जब स्टैनली आखिरकार अपना गड्ढा खत्म करता है तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता, इसलिए उसे खुद ही गड्ढे से बाहर निकलना सीखना पड़ता है। जब वह वापस कैंप में आता है तो वह देखता है कि मिस्टर सर उस पर बंदूक ताने खड़े हैं, लेकिन असल में वे एक पीली छिपकली पर निशाना लगा रहे होते हैं। पहली गोली चूक जाती है और छिपकली कूदकर स्टैनली पर हमला करने के लिए बाहर आ जाती है, लेकिन मिस्टर सर फिर से गोली चलाते हैं और छोटी छिपकली मर जाती है। दिन गुजरने लगते हैं और स्टैनली धीरे धीरे कैंप की दिनचर्या का आदी हो जाता है। वह सुबह जल्दी उठता है, बेस्वाद बीन्स खाता है, फिर पूरा दिन गड्ढे खोदता है जिससे उसके हाथों में और छाले पड़ जाते हैं। वहाँ अक्सर खतरनाक जानवर भी आसपास घूमते रहते हैं और कभी कभी शॉवर भी काम नहीं करता। दूसरे लड़के भी उसे परेशान करते रहते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह दिल का नरम है। स्टैनली मुसीबत से बचने के लिए चुप रहता है और जब वह अपनी माँ को चिट्ठी लिखता है तो वह झूठ बोलता है। वह कहता है कि वह एक सामान्य समर कैंप में बहुत अच्छा समय बिता रहा है। एक दोपहर स्टैनली को खुदाई करते समय एक जीवाश्म मिलता है। वह उसे लेकर आता है, लेकिन जब डॉक्टर यह बात पेंस्की को बताते हैं तो वार्डन को जीवाश्मों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह यह भी बताता है कि पहले यहाँ एक झील हुआ करती थी और उसके आसपास की जमीन वार्डन के दादा की थी। इसके बाद एक फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें दिखाया जाता है कि यह शहर पहले बहुत जीवंत और अमीर हुआ करता था। सैम नाम का एक व्यापारी अक्सर अपनी गाड़ी लेकर आता था जिसे उसका खच्चर खींचता था। वह बहुत अच्छे प्याज बेचता था और वह कहता था कि ये प्याज हर बीमारी ठीक कर सकते हैं और खतरनाक छिपकलियों को भी दूर रखते हैं। सैम को शहर की टीचर कैथरीन पसंद थी और वह हमेशा उसके लिए प्याज की एक बोरी लाता था। बदले में कैथरीन उसे आड़ू का एक जार देती थी। शहर के बाकी आदमी भी कैथरीन को पसंद करते थे और सैम को उससे मिलने वाला ध्यान भी अच्छा लगता था। एक बरसात वाले दिन कैथरीन को बच्चों को घर भेजना पड़ा क्योंकि स्कूल की छत से पानी टपक रहा था। तब सैम ने छत ठीक करने की जिम्मेदारी ली। इससे उसे कैथरीन के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिला, इसलिए सैम ने स्कूल के दूसरे हिस्सों को भी ठीक करना शुरू कर दिया। लेकिन शाम की वयस्क क्लास के कुछ लोग उस पर गलत बातें भी करते रहते थे। वार्डन के दादा वॉकर ने कैथरीन को डेट पर जाने के लिए कहा, लेकिन कैथरीन ने मना कर दिया। इससे वॉकर बहुत गुस्सा हो गया। आखिर में स्कूल शहर की सबसे खूबसूरत इमारत बन गया, लेकिन सैम का खच्चर खो गया, इसीलिए उसने उसकी जगह नाव का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक बरसात की दोपहर सैम और कैथरीन ने हिम्मत करके एक दूसरे को चूम लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वॉकर उन्हें देख रहा है। वॉकर ने तुरंत यह खबर पूरे शहर में फैला दी। कुछ ही घंटों में शहर के लोग इकट्ठा हो गए और सजा के तौर पर उन्होंने स्कूल को जला दिया। कैथरीन मदद के लिए शेरिफ के पास भागी, लेकिन वह नशे में था और उसने कैथरीन से चुंबन मांगा। कैथरीन ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। शेरिफ ने उसका मजाक उड़ाया और सैम को गाली दी। कैथरीन ने कहा कि अलग जाति के लोगों का रिश्ता गैर कानूनी है और सैम को फांसी दी जाएगी। डर कर कैथरीन सैम को चेतावनी देने भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शहर के लोगों ने उसे उसकी नाव पर गोली मार दी। कुछ समय बाद कैथरीन वापस आई और शेरिफ को चूमने से पहले ही उसे गोली मार दी। फिर वह शहर छोड़कर चली गई और किसिंग केट नाम से मशहूर भगोड़ा बन गई। अब कहानी फिर से वर्तमान में आती है। एक्सरे स्टैनली के पास आता है और उससे कहता है कि अगली बार अगर उसे कुछ भी मिले तो वह उसे दे दे। बाद में कैंप में स्टैनली गलती से अपने एक परेशान करने वाले लड़के पर गिर जाता है और दोनों लगभग लड़ने लगते हैं, लेकिन बाकी लड़के उन्हें तुरंत शांत कर देते हैं। अब स्टैनली ने उनका सम्मान जीत लिया होता है। उसे केवमैन का उपनाम दिया जाता है और
पानी की लाइन में उसे एक बेहतर जगह भी मिल जाती है। बाद में स्टैनली को अपनी माँ का एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि उसके पिता का प्रयोग बार बार असफल हो रहा है और मकान मालिक उन्हें जल्द ही घर से निकाल सकता है। जीरो देखता है कि स्टैनली पढ़ सकता है। वह मानता है कि उसने कभी पढ़ना नहीं सीखा, इसलिए वह स्टैनली से उसे सिखाने के लिए कहता है, लेकिन स्टैनली मना कर देता है। वह कहता है कि वह अच्छा टीचर नहीं है और वह बहुत थका हुआ है। दिन के अंत में स्टैनली बहुत थका हुआ होता है, इसलिए अगले खुदाई के समय उसे अपने आराम की जरूरत होती है। खुदाई करते समय स्टैनली को एक छोटी सी चीज मिलती है जिस पर KB अक्षर लिखे होते हैं। लड़के सोचते हैं कि शायद यह बंदूक की गोली है, लेकिन वह चीज बहुत पतली लगती है। एक्सरे स्टैनली की बात सुने बिना वह चीज अपने पास रख लेता है। जैसे ही पेंस्की उसे देखता है, वह तुरंत बॉस को खबर करता है। बॉस तुरंत वहाँ आ जाता है और लड़के यह देखकर चौंक जाते हैं कि वार्डन एक खूबसूरत महिला है। वह इस खोज से बहुत खुश होती है, इसलिए वह एक्सरे को उस दिन की छुट्टी दे देती है और बाकी लड़कों को एक्सरे के गड्ढे के आसपास पूरे इलाके की खुदाई करने का आदेश देती है। उस दोपहर लड़के ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि वह सही जगह नहीं होती। अगले कुछ दिनों तक लड़के उसी सुरंग में खुदाई करते रहते हैं जो उन्होंने बनाई थी, लेकिन उन्हें सिर्फ एक छोटा सा डायल मिलता है। जल्द ही वार्डन हार मान लेती है और लड़के फिर से अलग अलग गड्ढे खोदने लगते हैं। अगले दिन जब मिस्टर सर उनकी कैंटीन में पानी भर रहे होते हैं, तभी एक लड़का ट्रक से सूरजमुखी के बीजों का एक बैग चुरा लेता है। मिस्टर सर के जाने के बाद लड़के बीज आपस में बांटने लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मिस्टर सर को जल्दी ही पता चल जाता है कि बैग गायब है और वह ट्रक वापस मोड़ देते हैं। लड़के बीज छिपाने के लिए भागते हैं और गलती से वे स्टैनली के पैरों पर गिर जाते हैं, इसलिए वह उन्हें रेत से ढकने की कोशिश करता है। जब मिस्टर सर वापस आते हैं तो उन्हें फिर भी बीज दिखाई दे जाते हैं। स्टैनली अपने दोस्त को बचाने के लिए कहता है कि यह काम उसने किया है। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर मिस्टर सर स्टैनली को सजा के लिए वार्डन के पास ले जाते हैं। उसके ऑफिस में किसिंग केट के बहुत सारे पोस्टर लगे होते हैं। वार्डन स्टैनली को एक खास नेल पॉलिश दिखाती है। वह बताती है कि वह इसे राइटलस नेक के जहर से बनाती है। वह जल्दी से अपने नाखूनों पर पॉलिश लगाती है और उसे दिखाती है। फिर वार्डन मिस्टर सर को थप्पड़ मारती है क्योंकि उन्होंने बीज जैसी छोटी बात के लिए स्टैनली की खुदाई में बाधा डाली थी। इसके बाद वह स्टैनली को वापस खुदाई करने भेज देती है। जब स्टैनली खुदाई वाली जगह पर लौटता है तो बाकी लड़के उसे हीरो की तरह देखने लगते हैं और जीरो उसका गड्ढा पहले ही खोद चुका होता है। धन्यवाद के तौर पर स्टैनली जीरो को पढ़ना सिखाने का वादा करता है। अगली बार जब वे मिस्टर सर से मिलते हैं तो उनके शरीर पर नाखूनों के 2 गहरे निशान होते हैं और वह स्टैनली से इतने गुस्से में होते हैं कि वह उसकी पानी की बोतल नहीं भरते। स्टैनली को याद आता है कि उसने ऑफिस में क्या देखा था। उसे लगता है कि जो छोटी ट्यूब उसे मिली थी वह केट की लिपस्टिक थी। एक और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि केट ने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा था जो सैम की मौत और स्कूल जलाने में शामिल थे, लेकिन उसने बहुत सी चीजें भी चुराई थीं। और जब उसने स्टैनली से खजाने का संदूक लिया तो पहले उसने उसे उसी जगह दबा दिया जहां पहले झील हुआ करती थी। जब वह आराम कर रही थी तभी वॉकर और उसकी पत्नी उसे ढूंढ लेते हैं। वे पैसों के लिए बहुत परेशान थे क्योंकि सैम की मौत के दिन झील सूखने के बाद शहर बर्बाद हो गया था। केट ने उन्हें मारने की जगह एक अलग तरह का बदला लेने का फैसला किया। उसने एक छिपकली से खुद को कटवा लिया और खजाने की जगह का राज अपने साथ कब्र में ले गई। इस तरह वॉकर और उसके सभी आने वाले लोग जैसे वार्डन हमेशा इस बड़े रेगिस्तान में खुदाई करते रहेंगे। अब कहानी फिर से वर्तमान में आती है। स्टैनली जीरो को पढ़ना और लिखना सिखाना शुरू करता है। जीरो अपना असली नाम बताता है जो हेक्टर जीरोनी होता है। इसका मतलब है कि वह मैडम जीरोनी का वंशज है। क्योंकि जीरो बहुत तेज खुदाई करता है इसलिए वह स्टैनली के गड्ढे खोदने में मदद करने लगता है। इससे बाकी लड़के उससे जलने लगते हैं। एक दोपहर जीरो अपनी माँ की कहानी बताता है। उसकी माँ ने उसके लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गई। तब से जीरो सड़कों पर रह रहा है। कुछ देर बाद उन बदमाश लड़कों में से एक स्टैनली को परेशान करने लगता है। वह कहता है कि वह गड्ढे में मदद ले रहा है। स्टैनली उसका सामना करता है और पेंस्की उन्हें उकसाने लगती है। फिर दोनों अपनी बात सुलझाने के लिए लड़ने लगते हैं। दोनों जमीन पर लड़ते हैं, लेकिन स्टैनली जल्दी हारने लगता है, इसीलिए जीरो बीच में कूद पड़ता है। वह स्टैनली की मदद करता है और लगभग उस लड़के को मार ही देता है। पेंस्की उन्हें रोकने के लिए हवा में गोली चलाती है और थोड़ी देर में वार्डन भी वहाँ आ जाती है। वह पूछती है कि क्या हुआ। लड़के उसे बताते हैं कि जीरो स्टैनली की मदद कर रहा था। फिर यह बात साफ हो जाती है कि स्टैनली जीरो को पढ़ना सिखा रहा था। वार्डन को यह सुनकर गुस्सा आता है और पेंस्की बार बार जीरो का मजाक उड़ाता है। वह उसे बेवकूफ कहता है। आखिर में जीरो अपना गुस्सा खो देता है। वह फावड़े से पेंस्की को मारता है और फिर रेगिस्तान की तरफ भाग जाता है। मिस्टर सर उसके पीछे जाने की बात करते हैं, लेकिन वार्डन उन्हें रोक देती है क्योंकि जीरो का कोई नहीं है, इसलिए वे बस उसकी फाइलें मिटा सकते हैं और दिखा सकते हैं कि वह कभी यहाँ था ही नहीं। वह शाम को कभी यहाँ नहीं होता था। लड़के आपस में बात करते हैं कि जीरो रेगिस्तान में कैसे मरेगा, लेकिन स्टैनली चिंता करना बंद नहीं कर पाता और वह स्टैनली फर्स्ट की कहानी के बारे में सोचता
होता है। केट द्वारा लूटे जाने के बाद वह रेगिस्तान में 16 दिन तक जिंदा रहा था। कहा जाता है कि उसे भगवान के अंगूठे नाम की किसी जगह पर सहारा मिला था, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह जगह क्या है। और स्टैनली फर्स्ट बता नहीं पाया क्योंकि वह आधा पागल हो गया था। अगले दिन जब उसे पाया गया तो जीरो की जगह एक नया लड़का आ जाता है। यह देखकर स्टैनली परेशान हो जाता है। फिर वह एक योजना बनाता है। जब मिस्टर सर उनकी कैंटीन भरने आते हैं तो स्टैनली उनका ट्रक चुरा लेता है। मिस्टर सर तुरंत उसके पीछे भागते हैं और ट्रक का दरवाजा पकड़ लेते हैं। इसलिए स्टैनली उन्हें धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन ध्यान भटकने की वजह से ट्रक एक गड्ढे में गिर जाता है। फिर भी हार न मानते हुए स्टैनली ट्रक छोड़ देता है और रेगिस्तान में भाग जाता है। बाकी लड़के उसका हौसला बढ़ाते हैं। जब वार्डन को इसके बारे में पता चलता है तो वह मिस्टर सर को कहती है कि स्टैनली के गायब होने की रिपोर्ट 2 हफ्ते बाद करना, क्योंकि तब तक इस तेज धूप में कुछ भी नहीं बचेगा। स्टैनली चलता रहता है और रास्ते में आने वाली जहरीली छिपकलियों को नजरअंदाज करता है। आखिरकार उसे सैम की नाव मिल जाती है और जीरो उसके नीचे मिलता है। वह थका हुआ है लेकिन जिंदा है। वह केट द्वारा सैम को दिए गए आड़ू खाकर जिंदा रहा है, जो कई साल बाद जार में जैम बन गए थे। स्टैनली भी थोड़ा खाता है। फिर वह दूर एक पहाड़ देखता है जो अंगूठे जैसा दिखता है। तभी उसे समझ आता है कि यहीं पर उसके पूर्वज जिंदा बचे थे। दोनों लड़के नाव से निकलते हैं और पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। यह काम बहुत मुश्किल होता है। चढ़ते समय स्टैनली फिसल जाता है और लगभग गिरने वाला होता है, लेकिन जीरो जल्दी से अपने फावड़े से उसकी मदद करता है। दुर्भाग्य से इससे जीरो के हाथों में चोट लग जाती है, इसलिए स्टैनली उसके हाथों को जितना हो सके बांध देता है। फिर दोनों लड़के आगे चलते रहते हैं। रास्ते में जीरो लुढ़क जाता है। वह बहुत थक चुका होता है, लेकिन हार मानने से मना करते हुए वह बेहोश हो जाता है। तब स्टैनली अपने दोस्त को उठाता है और उसे पहाड़ की चोटी तक ले जाता है, ठीक वैसे ही जैसे उसके पूर्वज सुअर को लेकर गए थे। आखिरकार स्टैनली को कुछ हरियाली दिखाई देती है और उसे पानी से भरी एक छोटी धारा मिल जाती है। साथ ही सैम के स्वादिष्ट प्याज भी मिलते हैं। वह तुरंत जीरो को जगाता है और दोनों लड़के पानी पीते हैं और प्याज खाते हैं ताकि उनकी ताकत वापस आ सके। फिर स्टैनली एक गाना भी गाता है जो उसके परिवार को बहुत पसंद है। ये सुअर वाला गाना है जो कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। अब मैडम जीरो की आत्मा को शांति मिल सकती है क्योंकि परिवार से श्राप हट गया है। स्टैनली, जो तीसरा है, आखिर में अपना आविष्कार पूरा कर लेता है और आड़ू और प्याज को मिलाकर पैरों की बदबू का एक अच्छा इलाज ढूंढ लेता है। इसलिए परिवार अगले दिन जश्न मनाता है। अगली सुबह जीरो एक बड़ा सच बताता है। जूते उसी ने चुराए थे। उसने जूते आश्रय के लिए दान में रखे देखे थे। वह अंदर गया और उन्हें ले गया, यह जाने बिना कि वे बहुत मशहूर हैं। लेकिन पुलिस जल्दी ही उसके पीछे पड़ गई, इसलिए उसने जूते उतारकर पुल से नीचे फेंक दिए। गलती से वे स्टैनली जीरो पर जा गिरे। अगले दिन पैलेस से जूते चुराते हुए स्टैनली पकड़ा गया। स्टैनली को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने इसे किस्मत समझा और खुश था कि ऐसा हुआ। इसी बीच स्टैनली का वकील उसे लेने के लिए शिविर में पहुंचा, क्योंकि यह तय हो गया था कि वह बेगुनाह है। वार्डन ने उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन वकील ने वादा किया कि वह ज्यादा मदद लेकर वापस आएगी। स्टैनली और जीरो के ठीक होने पर वे खुदाई वाली जगह पर वापस आए और वह गड्ढा ढूंढ लिया जहां स्टैनली को लिपस्टिक मिली थी। बहुत खुदाई के बाद उन्हें आखिर में वह मशहूर संदूक मिल गया। उसी समय वार्डन और मिस्टर सर उन्हें ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी बहुत सारी छिपकलियां बाहर आ जाती हैं और दोनों लड़कों को और संदूक को बचाने के लिए उनके ऊपर फैल जाती हैं। वार्डन ने छिपकलियों के उन्हें मारने का इंतजार करने का फैसला किया और वह एक कहानी सुनाती है कि कैसे उसके दादाजी उसे क्रिसमस की सुबह भी खुदाई करवाते थे। क्रिसमस की सुबह आ जाती है और छिपकलियां अभी तक हिली भी नहीं हैं और न ही बच्चों को काटा है। अचानक वकील कुछ पुलिस वालों के साथ आ जाता है, जिससे उनकी बात बीच में रुक जाती है। वार्डन एक झूठी कहानी बनाती है कि लड़के ने उसके ऑफिस से संदूक चुरा लिया और भाग गया, लेकिन जीरो उस पर लिखे स्टैनली के नाम की तरफ इशारा करके उनकी बेगुनाही साबित कर देता है। इसके बाद वे शहर लौटते हैं और वकील संदूक को अपनी कार में रख देती है और फिर उनके जाने की बात कहती है, लेकिन स्टैनली जीरो के बिना जाने से मना कर देता है। इसलिए वकील उसकी फाइल मांगती है। जब उन्हें पता चलता है कि फाइल गायब है तो पुलिस वाला जांच की इजाजत लेने के लिए फोन करता है और पता चलता है कि मिस्टर सर एक भागा हुआ अपराधी है और पेंडांस्की असली डॉक्टर नहीं है। इसलिए दोनों आदमी और वार्डन गिरफ्तार हो जाते हैं। उसी समय कई सालों में पहली बार बिजली कड़कती है और लड़के कुछ दिनों बाद जश्न मनाने के लिए बाहर आते हैं। स्टैनली और जीरो परिवार के साथ संदूक खोलते हैं और बहुत सारा खजाना पाते हैं, जिसमें शेयर भी होते हैं। स्टैनली खजाना जीरो के साथ बांटना चाहता है और परिवार मान जाता है। इसलिए जीरो सबसे पहले पैसों से निजी जासूसों को अपनी माँ को ढूंढने के लिए रखता है, जो कि उसकी माँ को कुछ ही दिनों में ढूंढ निकालते हैं। कुछ समय बाद शिविर बंद हो जाता है और लड़कों को सही सलाह के लिए भेज दिया जाता है। स्टैनली और जीरो के परिवार पड़ोसी बन जाते हैं और शिविर से उनके दोस्त अक्सर उनसे मिलने आते हैं। स्टैनली का आविष्कार सफल हो जाता है और मशहूर बेसबॉल स्टार अब उसके एड्स में काम करता है। ये दिखाता है कि ये सब शुरू से ही जुड़ा हुआ था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।